नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। आज का दिन सियासी गलियारों में हलचल वाला था। एक तरफ जहां दिल्ली में शरद पवार के घर पर राष्ट्रमंच के बैनर तहत विपक्षी दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों की बैठक थी, तो दूसरी तरफ आज जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने गुपकार संगठन की बैठक फारूक अब्दुल्ला के घर बुलाई थी, जिसमें 6 दलों के नेता शामिल हुए। इसकी अगुवाई फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी ने की। गुपकार संगठन की बैठक में तय किया गया है कि पीएम के न्योते को स्वीकार करते हुए उसमें फारूक अब्दुल्ला शामिल होंगे। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने लगे हाथ यह भी कहा है कि सरकार दोहा में तालिबान के साथ बातचीत कर रही है, उन्हें जम्मू कश्मीर में बात करनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें मुद्दों के समाधान के लिए पाकिस्तान से भी बातचीत करनी चाहिए। तो एक बार फिर पाकिस्तान का जिक्र कश्मीर मसले पर सामने आया है। और इधर दिल्ली में आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश में कोरोना महामारी की स्थिति को लेकर अपनी पार्टी की तरफ से यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक श्वेत पत्र जारी किया है। इस श्वेत पत्र को जारी करते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी देखते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के श्वेत पत्र का लक्ष्य सरकार पर उंगली उठाना नहीं है। हम सरकार की गलतियों का उल्लेख इसलिए कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में गलतियों को ठीक किया जा सके। महामारी की पहली और दूसरी लहर के दौरान सरकार का प्रबंधन बेहद खराब रहा। तो दिल्ली से लेकर दोस्तों कश्मीर तक जहां मोदी सरकार को घेरने और आईना दिखाने पर रणनीतियां तैयार की जा रही थी, तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में योगी आदित्यनाथ 4.5 साल के सूखे को खत्म करने की कोशिश में लगे थे। दरअसल लखनऊ में योगी आदित्यनाथ का आवास यानी सीएम आवास और उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आवास 4 कदम की दूरी मात्र पर है। 5 कालिदास मार्ग सीएम आवास है, तो 8 कालिदास मार्ग डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आवास है। लेकिन पिछले 4.5 साल में पहली बार है कि योगी आदित्यनाथ आज केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे। इस मौके पर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद थे और साथ ही संघ यानी आरएसएस के 2 वरिष्ठतम नेता दत्तात्रेय होसबले और कृष्ण गोपाल शर्मा भी केशव प्रसाद मौर्य के घर पर उपस्थित थे। इस मुलाकात के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से 2022 के चुनाव को लेकर दिए गए बयान से दबाव बनाने की कोशिश योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम पर की जा रही है और सीएम के चेहरे को लेकर योगी आदित्यनाथ को घेरा जा रहा है, यानी योगी पर प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि लखनऊ से ही यह भी खबर आई कि केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे संघ नेताओं और सीएम का औचित्य सिर्फ उनके पारिवारिक समारोह में हिस्सा लेना था और इस बात की पुष्टि के लिए एक तस्वीर भी जारी की गई है। आपको यह तस्वीर दिखाई दे रही होगी और इस तस्वीर में केशव प्रसाद मौर्य, उनके बेटे और बहू और बाकी नेतागण दिख रहे हैं। इस घटनाक्रम के बाद दोस्तों शाम 5 बजे भाजपा प्रदेश मुख्यालय में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कैबिनेट मंत्रियों की बैठक हुई है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद थे। तो मुलाकातों और रणनीतियों के बीच यूपी की सियासत में योगी आदित्यनाथ पर क्या अब भी तलवार लटकी हुई है, यह सवाल है। आखिर अरविंद कुमार शर्मा यानी एके शर्मा की चिट्ठी के क्या मायने हैं? आप याद कीजिए, कल उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, एक चिट्ठी, उसके क्या मायने हैं और क्या केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ के लिए परेशानी खड़ी करेंगे? क्या यूपी की भाजपा 2 धड़ों में बंटती हुई जा रही है? तो सवाल कई हैं और इन सब पर खरी खरी चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल इस वक्त मौजूद है। आइए सबसे परिचय करवाऊं आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। और सीधे लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस जी। सिद्धार्थ जी, आपका भी स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका भी। और आप तीनों का इस कार्यक्रम में अब इस खुले मंच पर स्वागत है। और स्वागत करता हूं दोस्तों, साथियों, हमारे शुभचिंतकों जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो देखने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं, आप सबका इस कार्यक्रम में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। तो बढ़ेंगे आगे और सीधे चलेंगे। सिद्धार्थ जी, आपके पास आना चाहता हूं। 4.5 साल बाद योगी जी को, योगी आदित्यनाथ जी को केशव याद आए, क्या कहेंगे? देखिए, मुलाकात का मकसद जो आज बताया गया, आपने जिक्र किया भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि मुलाकात का मकसद औपचारिक बताया गया कि एक शादी थी केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ, जहां वो नहीं जा पाए थे मुख्यमंत्री,
और बाकी जो नेतागण आज गए थे तो शुभकामना देने के लिए गए थे। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि लंच पर बुलाया गया है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, लंच पर नहीं थे। और कुछ ही देर में वहां से सबसे पहले योगी आदित्यनाथ निकल गए थे, उसके बाद बाकी लोग वहां से निकले। दरअसल मुलाकात का जो मकसद है, मकसद वही है जो आपने जिसका जिक्र किया है। ऊपरी तौर पर या सतही तौर पर यह दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश को लेकर जो संकट था, उस संकट का हल ढूंढ लिया गया है। दिल्ली की तमाम बैठकों के बाद योगी आदित्यनाथ की, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन लोगों से मुलाकात के बाद संगठन मंत्री, संगठन के जो इंचार्ज हैं, उत्तर प्रदेश के जो इंचार्ज हैं, इन लोगों के फीडबैक ऑपरेशन के बाद ऐसा लग रहा था कि अब एक मोटे तौर पर सहमति बनी है कि योगी आदित्यनाथ को हटाया नहीं जाएगा और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अगला चुनाव होगा। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, विस्तार में जिन अरविंद शर्मा की बात अभी आपने की, उनको शामिल कर लिया जाएगा। ये एक मोटे तौर पर समझ बनी थी और इस तरह की चर्चाएं मीडिया से लेके पार्टी के बीच में चल रही थी। इसके बाद होता यह है कि केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान आता है और वो बयान एक बार नहीं 2 बार आता है, जिसमें वो ये कहते हैं कि 2022 के लिए पार्टी में अभी कोई चेहरा नहीं है और ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि चुनाव किसके से लड़ा जाए। उसके बाद एक दूसरे केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्ग से आते हैं और 2017 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में इस पिछड़े वर्ग की बहुत बड़ी भूमिका रही थी भारतीय जनता पार्टी को इस बम्पर को जीत को उत्तर प्रदेश में दिलाने के पीछे। कुछ ही दिनों के बाद, बल्कि 48 घंटे के बाद, एक दूसरा बयान आ जाता है। वो बयान होता है कि एक और पिछड़े नेता का, स्वामी प्रसाद मौर्य का। वो ये कहते हैं कि न 2017 में हमारा कोई चेहरा था, ना अभी 2022 में कोई चेहरा है, ये तो जीते हुए लोग तय करेंगे। यानी करीब करीब वो भी वही बातें कर रहे थे जो बातें केशव प्रसाद मौर्य ने कही थी। दोनों के कहने के ढंग अलग अलग हैं। अब सवाल ये है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ ऐसा कहा जो पार्टी की सुविचारित तयशुदा नीति से अलग था, तो केशव प्रसाद मौर्य कोई योगी आदित्यनाथ की तरह है भारतीय जनता पार्टी के आयातित नेता नहीं है। वो आरएसएस के अनुषांगिक संगठनों, विश्व हिंदू परिषद में, बजरंग दल में, इन सब में काम कर चुके हैं। संघ के कैडर के हैं, भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं और कभी आज तक मुझे नहीं याद पड़ता है कि मैंने केशव प्रसाद मौर्य का कोई स्लिप ऑफ टंग होते देखा हो कि कभी कोई उन्होंने गलती से कोई बयान दे दिया हो। तो अव्वल बात तो केशव प्रसाद मौर्य के मुंह से ये बात निकलना। दूसरी बात ये है कि इसको लेकर अगर ये बयान केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी मर्जी से दे दिया होता तो बात को शायद उस पर पार्टी की तरफ से सफाई आती, बड़े नेताओं की तरफ से आती या खुद केशव प्रसाद मौर्य को कहा जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य करीब करीब वही बात बोलते हैं। 2022 में किसी चेहरे के न होने की बात करते हैं। इसको 2022 में जीतने के बाद कौन मुख्यमंत्री होगा, इसको बाद में तय होने की बात करते हैं। तो दोनों लोगों की तरफ से जो बातें निकल कर आई सामने, और खास तौर पे देखिए दोनों लोगों को के संदर्भ में देखा जाना जरूरी है कि दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग का नेतृत्व करते हैं और माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ पिछड़े मतों को लाने के पीछे इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इन दोनों लोगों की तरफ से ये बात आती है और ये बात कहीं ना कहीं असहज करती है शायद उन लोगों को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में एक बीच का रास्ता निकाला था उत्तर प्रदेश को लेके। उन्होंने सब चीजें सही कर लेने का दावा किया था, जिनके मार्फत सुलह समझौते की तमाम बैठकें हुई थी और यहां तक कि अरविंद शर्मा जिनको लेके बहुत चर्चाएं हुई थी, उन्हें मना लिया गया था या उनको राजी हुआ संगठन में उपाध्यक्ष का पद देकर उनको शांत कर लिया गया था, नियंत्रित कर लिया गया था या उनके पक्ष में उठने वाली बयार को थाम लिया गया था। इन सबके बाद जब इन दो लोगों की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं तब ये एक्सरसाइज शुरू होती है कि भाई नहीं, इतनी आसानी से चीजें सुलझने वाली नहीं है। शायद इसकी एक कवायद थी कि केशव प्रसाद मौर्य को कैसे जो पार्टी ने तय कर लिया है या जो पार्टी की रणनीति है उस रणनीति पर ही चलने के लिए सहमत किया जाए और एक तरह से इसे मेक गुड एक्सरसाइज के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि आज ही बैठक होने वाली थी
महत्वपूर्ण बैठक है। खाली उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री उसमें शामिल नहीं है, उत्तर प्रदेश के भाजपा संगठन के जितने बड़े नेता हैं उनको भी शामिल किया गया है। प्रवास 2 दिन 3 दिन का है। इस दौरान कई सारे लोगों के साथ बैठकें होनी है, कई सारी चर्चाएं होनी है, आगे क्या करना है इस पर बात होनी है। तो उस पर बात होने से पहले शायद ये सोचा गया होगा कि भाई इस समय पार्टी में जो जिस चीज ने सबसे ज्यादा एक बार फिर असहजता की स्थिति पैदा की है, वो असहजता की स्थिति है केशव प्रसाद मौर्य का बयान, और उस बयान को समर्थन देता हुआ एक बयान जो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से आता है। दोनों ही लोग एक खास वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावों के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शायद मुझे लगता है कि अदर देन जो पिछड़ा नेतृत्व है राष्ट्रीय जनता, और देखिए केशव प्रसाद मौर्य ने या स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह से जो बातें निकली हैं, ये कमोबेश ये अंदर का एक भाव है जो पार्टी में जितने भी पिछड़े वर्ग से आने वाले विधायक हैं, सांसद हैं, इनकी तरफ से समय समय पर अलग अलग जगहों पर निकलता आता है। तो मुझे लगता है कि जिसे कहते हैं ना डोज ऑफ फायर, जिसे कहते हैं आग को बुझाने के लिए आज ये कवायद की गई है। कवायद कितनी सफल होगी आने वाले दिन में पता चलेगा। फिलहाल जब केशव प्रसाद मौर्य वहां से निकलकर पार्टी की दफ्तर में जो आज बैठक थी उस बैठक में जाते हैं, तो उन्होंने कुछ भी ब्यौरा देने से इनकार किया। किस लिए मीटिंग है, मीटिंग में क्या बातें होंगी, उन्होंने कहा ये पार्टी की बैठक है, पार्टी की बैठक के बाद पता चलेगा कि क्या हम लोगों ने तय किया है। तो उन्होंने अपनी तरफ से किसी बात को नहीं कहा है। और केशव प्रसाद मौर्य के घर पे जाहिर सी बात है कि शुभकामनाएं देने के लिए ही इतनी कवायद नहीं हुई होगी। वहां से निकलने के बाद आधिकारिक तौर पर वही तस्वीर जारी हुई जिस तस्वीर को आपने दिखाया है, जो पारिवारिक हिंदी फिल्मों की तस्वीर होती है कि जिसमें सब लोग खड़े हैं हंसी खुशी के माहौल में दिखते हुए। तो ये एक तस्वीर जारी हुई है। अब इस तस्वीर को ही खाली आज की बैठक का मर्म न माना जाए। जाहिर सी बात है कि उस बैठक में कुछ न कुछ समझाइश की कवायद जरूर हुई होगी। हो सकता है कि जिन दो नेताओं ने आज आपस में 4.5 साल के बाद, एक ही पड़ोसी हैं दोनों एक दूसरे के, 5 नंबर और केशव प्रसाद मौर्य जी के मकान के बीच में कोई अन्य नहीं रहता है, तो एक तरीके से दोनों पड़ोसी हैं। पड़ोसियों के बीच में आज पहली बार घर जाने जैसी घर जाकर मुलाकात हुई है। तो कुछ ना कुछ आज ऐसा हुआ जरूर होगा कि जिसमें या तो केशव प्रसाद मौर्य को कहा गया होगा कि भाई आप पार्टी ने कुछ तय किया है, आप उस हिसाब से चलें, या केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपनी तरफ से कहा होगा कि भाई हमारी ये शिकायतें हैं या हमारी ये दिक्कतें हैं या हमको ये महसूस होता है। क्योंकि आज और भी कई चीजें निकलकर सामने आई हैं। आज ये भी बात आई है सामने कि आज लक्ष्मीकांत वाजपेयी को अचानक लंबर रूम में जिनको डाल दिया गया था, जिनके कोई सुध लेने वाला नहीं था, जो चले गए थे, जो लखनऊ छोड़ के तो लंबे समय से यहाँ नजर नहीं आए हैं, आज उनको भी इस बैठक में बुलाया गया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि शायद उनको भी एक बार फिर से सक्रिय किया जाएगा, विधान परिषद भी उनको भेजा जा सकता है, उनको भी एक प्रमुख भूमिका दी जानी है। तो ये सब तमाम तरह की एक्सरसाइज एक साथ भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, और तमाम तरह के जो कील कांटे दुरुस्त किए जाते हैं तो सामान्य परिस्थितियों में नहीं किए जाते हैं। जब चीजों में गड़बड़ी होती है तभी कील कांटों को दुरुस्त करने का काम होता है। तो आज केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ जाना, उनके यहाँ समय देना, उनके यहाँ मुख्यमंत्री के साथ संघ के वरिष्ठ लोगों का जाना, एक बार फिर कम से कम ये सवाल खड़ा कर गया है कि चीजें अभी खत्म नहीं हुई हैं। जो दिक्कतें चल रही थी उनका हल नहीं हुआ है पूरी तरीके से, जैसा कि हम लोग समझ रहे थे और ये मान रहे थे कि अब एक निष्कंटक राज स्थापित है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा और जैसा सब कुछ हो रहा था वैसे होगा। तो इसने कम से कम ये संकेत जरूर दिया है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये आज की बैठक का मुझे मोटे तौर पर संकेत लगता है। और 2 दिन की बैठक जो होने वाली है उत्तर प्रदेश में, आज से जिसकी शुरुआत हो गई है, इस बैठक के बाद जब इसके नतीजे निकलेंगे, हालांकि किसी अन्य राजनीतिक दल के मुकाबले एक बड़ा विचित्र राजनीतिक दल है जहां बहुत सारी चीजें क्या होना है और क्या असलियत है ये चीजें नहीं निकल के आती हैं।
कुछ छन के आपको निकल के बाहर समझ में आता है। तो लेकिन तब भी बहुत कुछ बाहर आ ही जाता है, लाख छुपाओ तो भी। तो 2 दिन के बाद पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठा है और अब पिक्चर कौन सा मोड़ लेने जा रही है। इतना कम से कम मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ना तो सरकार में ना संगठन में स्थितियां अभी भी पूरी तरह से काबू में नहीं दिखती। तो सरकार और संगठन में स्थितियां अभी भी काबू में पूरी तरह से नहीं दिख रही हैं, ये बताना है। ये कह रहे हैं सिद्धार्थ कलहंस जी, जो हमारे साथ सीधे लखनऊ से जुड़े हुए हैं। तमाम बातें दिन भर के घटनाक्रम पर और उसके अलावा क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खासकर भाजपा में, और योगी आदित्यनाथ के आगे पीछे इर्द गिर्द क्या कुछ चल रहा है, इस पर चर्चा कर रहे थे अभी। और हमारे साथ अभी और भी 2 खास वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं, सबसे आपका परिचय पहले से है। प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हमारे साथ, अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, आपके पास आना चाहूंगा। केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य, इन दोनों के बयान पिछले दिनों आए और उस पर अभी बहुत चर्चा हो चुकी है, चर्चा कर भी रहे हैं और लगातार चर्चाएं हो रही हैं। अभी कलहंस जी भी लगातार उस पर बात कर रहे थे। लेकिन इनके बयान को आप किस ढंग से देखते हैं? जो बयान आया था 2022 को लेकर के, उसको लेकर उस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं, उसको आप किस ढंग से देखते हैं? पहली बात तो यह। दूसरी बात, क्या केशव प्रसाद मौर्य के घर जाना 4.5 साल के बाद कहीं पिछड़ा वर्ग जो है उस वोटर्स को साधने की रणनीति तो नहीं है? क्या आपको लगता है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य या स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं, इस बयान के अगर अंदर जाएं, इसकी तह में जाएं, तो कहीं ना कहीं यह भी नजर आता है कि पिछड़ा वर्ग नाराज है, और अगर वो नाराज हो गया और यहां से बिदक गया, छिटक गया, तो फिर भाजपा निकल जाएगी, सिमट जाएगी? लगता है आपको? जी, सिद्धार्थ जी ने लखनऊ का पूरा नज़ारा हम लोगों के सामने पेश किया कि वहाँ हो क्या रहा है। और जो मुझे लगता है कि जिसकी ऊँट की किस करवट बैठेगा उसका वो अभी हम नहीं जानते, लेकिन कुछ हमको ऊँट की चाल तो दिख रही है कि वो किस करवट बैठ सकता है। तो 2 बातें इसमें निकल के आती है। एक तो देखिए, जो दोनों मौर्य नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य, ये दोनों नेताओं के बैक टू बैक बयान आए। एक बार नहीं, केशव प्रसाद के 2 बार बयान आए। दोनों बयानों में, दोनों नेताओं के बयानों में ये बात साफ साफ आई कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। उन्होंने अपने ढंग से कहा कि दिल्ली तय करेगा वगैरह, लेकिन कहने का मतलब यही था। तो क्या माना जाए कि ये जो बैठकें हो रही हैं और दिल्ली की जो मंशा है, तो क्या वो स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य की बात को खारिज करके हो जाएगा और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हो जाएंगे? मुझे लगता है कि नहीं होगा ये। और मुझे ये भी लगता है कि इस बात के लिए जब दिल्ली वो आए थे तो उनको मना लिया गया था कि आप ये जिद नहीं करेंगे। हालांकि वो वैक्सीन के धन्यवाद के जब पोस्टर लगवा रहे हैं लखनऊ में और सब जगह, तो वो अपनी तस्वीर और नरेंद्र मोदी की तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बराबर साइज की लगवा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो सीएम का चेहरा होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि देखिए, हम 2017 में जाते हैं। 2017 में राजनीतिक गठबंधन पर बीजेपी का सामाजिक गठबंधन भारी पड़ा था, और योगी आदित्यनाथ उस सामाजिक गठबंधन को लेकर नहीं चल सकते। जो उनकी पर्सनालिटी है, जो उनके काम करने का तरीका है, जो उनके बयानबाजी का तरीका है, वो नहीं चल सकते। और पिछली बार भी आपको याद होगा कि लगभग केशव प्रसाद मौर्य को उम्मीदवार तो नहीं घोषित किया गया था, लेकिन एक बड़े नेता के तौर पर प्रोजेक्ट जरूर किया गया था, उनके पोस्टर लगे थे। तो मुझे लगता है, क्योंकि देखिए, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में जो इतना प्रचंड बहुमत आ गया 325 सीटों का, वो सरकार योगी जी की जो बनी एनडीए की, वहां पे उसमें बड़ा रोल जो ओबीसी तबका है, जो नॉन जाटव दलित तबका और नॉन यादव ओबीसी तबका, उसका भूमिका रही है। वो सामाजिक समीकरण योगी जी को सामने रख के बीजेपी को ऐसा लगता होगा कि ये नहीं हम समेट पाएंगे,
तो ये जो धुंधली तस्वीर है, मुझे लगता है कि बीजेपी इस धुंधली तस्वीर के साथ ही चुनाव में जाएगी, और जैसे 2017 का चुनाव लड़ा वो 2022 का चुनाव भी वैसे ही लड़ेंगे। 2022 का चुनाव भी वैसे ही लड़ेगी। लेकिन अमलेंदु जी, थोड़ा अब हम लोग चर्चा को पीछे लेके जाते हैं। आप देखिए, हालांकि आज की बात फिर आगे बढ़ा करके आगे करेंगे। क्या बीजेपी के लिए सीएम पद को सामने न रखना ज्यादा मुफीद है, ज्यादा उपयोगी साबित होता है, बशर्ते सीएम को सामने रखना? अब जैसे कुछ उदाहरण देता हूं। छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ था 2018 में, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे, फिर राजस्थान में चुनाव, और इन चुनावों में सीएम पहले से थे, रमन सिंह थे, फिर वसुंधरा राजे थी, फिर उसके बाद आप याद कीजिए शिवराज सिंह चौहान थे, तीनों हार गए थे। झारखंड में हार गए। उसके बाद आप आगे आइए तो कई ऐसे चेहरे हैं जहां जहां इन्होंने सीएम का नाम सामने रखा, जो पुराने इनके सीएम थे, वहां चुनाव ये हार गए। उसके बाद असम में इस बार जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव में सर्बानंद सोनोवाल का नाम ये सामने नहीं लेके आए, जहां लेकर नहीं आए, और जहां लेकर आए, अब हरियाणा में लेकर आए सामने खट्टर का नाम, लेकिन खट्टर को जेजेपी का समर्थन लेना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ये छोटा छोटा उदाहरण दे रहा हूं। महाराष्ट्र का देखिए, महाराष्ट्र में लेकर के आए और वहां पर सरकार उनकी चली गई। चाहते थे एक दिन के लिए सरकार बनाए, कुछ घंटों के लिए, लेकिन सरकार नहीं बना पाए, शिवसेना ने अपनी राह अलग कर ली। तो क्या ये डर भी है भाजपा के अंदर कि सीएम के नाम पर हम जब लड़ते हैं तो हमारा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता है जितना अच्छा आना चाहिए? इनके प्रकार अब सरकार बना लेते हैं, जोड़ तोड़ करके। कर्नाटक में आपने सरकार बना ली, आपने सरकार बना ली मध्य प्रदेश में, आपने सरकार बना ली हरियाणा में जेजेपी के साथ में, लेकिन आपने कोशिश भी की थी कि महाराष्ट्र में भी सरकार बना लें, लेकिन रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आया है। और ऐसी स्थिति को अगर देखें, और जो भाजपा कई ऐसे हथकंडों को और कई ऐसे जो रूढ़िवादी जो पद्धति है उसको अपनाने की कोशिश करती रही है, उस आधार पर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे प्रमुख राज्य है, जहां 403 सीटें हैं, 80 लोकसभा की सीटें वहां पर हैं, और ऐसे में किसी भी प्रकार का, अब देखिए एक उदाहरण और भी है, बात करते करते ध्यान आ रहा है, उत्तराखंड सीएम बदल दिए अभी। और इतना ही नहीं, गुजरात आप चलिए, पहले जो मुख्यमंत्री थे उस मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, उसके बाद में फिर विजय रूपाणी, और ये जैसे हैं, इन लोगों की सीटें कम हो गई। तो बहुत जगह है, कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो अगर पीछे अगर झांक कर देखें तो भाजपा के लिए वो अच्छा नहीं साबित हुआ है। आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ को ऐसे इन सब मौकों पर और इतने बड़े राज्य में सीएम के नाम पे, जैसा अभी प्रशांत जी बोल भी रहे थे कि शायद सीएम न रहे वो आने वाले समय में, लेकिन या उनके नाम पर चुनाव वो रहे भी, लेकिन उनके नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, जैसे कि असम में हुआ, ऐसा लगता है आपको? देखिए, प्रशांत जी की बात से आंशिक रूप से तो सहमत हूं कि ऐसा किया जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ को जो है चेहरा ना बनाया जाए, ये घोषित ना किया जाए कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन ये भी नहीं किया जाएगा कि ये घोषित कर दिया जाए कि हमारा चेहरा कोई नहीं है और चुनाव में बात करेगा। मतलब भ्रम की स्थिति जो है वो बना के रखी जाएगी, ताकि जो देखिए सिर्फ नॉन जाटव जी जोड़ दूं मेरी आवाज, एक बात बस जोड़ दूं कि आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। एक बात बस जोड़ दूं कि जैसे आप जो कह रहे हैं वो शायद असम की तरह, जो मैं बोल भी रहा था अभी, असम की तरह सर्बानंद सोनोवाल को हटा भी नहीं रहे हैं, उनके नाम पे चुनाव लड़ भी नहीं रहे हैं, लेकिन बाद में देखेंगे तो क्या होगा, और हिमंता बिस्वा शर्मा आ गए। ये क्या ऐसी स्थिति आपको दिखाई देती है उत्तर प्रदेश? मुझको लगता है ये ऐसी स्थिति होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को हटाने का, उनके मतलब ये घोषणा करने का कि इनके नाम पे नहीं लड़ा जाएगा, मुझे लगता है भाजपा ये रिस्क भी लेना नहीं चाहेगी, क्योंकि अकेले नॉन यादव ओबीसी और नॉन जाटव दलित से भी जो है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। भारतीय जनता पार्टी को सवर्णों के वोट भी चाहिए हैं, और भारतीय जनता पार्टी को नॉन यादव ओबीसी का वोट भी चाहिए, और नॉन जाटव दलित का वोट भी चाहिए, और तभी जो है 325 और 300 सीटें जो बन रही हैं। और अगर कह दिया जाए कि 204 सीटें या 203 सीटें भी अगर चाहिए, तो तब भी जो है वो ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को नाराज करके और उनका ब्लैकआउट करके या ये घोषित करके कि हमारा चेहरा नहीं है, तब भी मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर शक्तियों की आबादी एक बड़ी संख्या में है, और इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ जो है
तो शक्तियों में बल नेता बन चुके हैं उत्तर प्रदेश में भी और पूरे देश में भी। तो इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए लेकिन जो योगी जी को ये कहा गया होगा कि भाई जाओ, चुनाव का समय आ गया है और आखिरी समय होता है, तो जैसे हमारे गांव देहात में भी कहावत होती है कि भाई जब बुजुर्ग जो होता है वो चलने फिरने के लायक नहीं रहता है, या समझिए कि मृत्यु शैया पे होता है, तो वो सबसे माफी मांगता है, भैया हमने बुरे कर्म किए थे, तुमसे कुछ नाराजगी थी, हमने तुम्हारे साथ कुछ किया तो हमको माफ कर देना, सब अच्छे से मिल के रहना। तो इस बड़े बुजुर्ग की भूमिका में भी योगी आदित्यनाथ जो गए हों और जा करके जो है कह के आए होंगे, ठीक है 4.5 साल का समय निकल गया, बहुत अच्छा निकला और आपका भी सहयोग रहा, हमसे भी गलती हुई हो तो माफ करना और नहीं हो तो भी माफ करना। तो ये कहने भी गए हो, तो ये रणनीति भी रही हो। और जहां तक मुझे लगता है, मतलब मैं कह नहीं सकता कि ये सही है या गलत है, कि जो योगी जी का जो टेम्परामेंट है जिस तरीके से, और जिस तरीके से मतलब जो आपने भी बताया जो पोस्टर लगवाए गए, तो पोस्टर जो है वो क्या कहना चाहते हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता वो पोस्टर क्या कहना चाहते हैं, तो योगी जी बताएंगे पोस्टर क्या कहना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को जो धन्यवाद दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी केंद्र जो है वो दोनों पालों में चल रही है, योगी जी मोदी जी दोनों जगह। मतलब अगर योगी जी मोदी जी का पोस्टर लगवा के थैंक यू बोल रहे हैं, तो ये थैंक यू मतलब ये कहा जा रहा है कि मोदी जी जो अभी सब कुछ पिछले दिन हुआ है कोरोना के सेक्टर के दौरान, उसके लिए योगी जी बल्कि मोदी जी मिलाना थैंक यू नहीं को बोला है। तो मुझे लगता है थैंक यू मोदी जी को इसलिए बोला जा रहा है कि इसके लिए जो है योगी जी जिम्मेदार नहीं है। अब ये कहां तक सही है कहां तक गलत है, दिमाग का फितूर भी हो सकता है योगी जी बहुत अच्छी नीयत से पोस्टर लगवाए हो, वास्तव में मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बहरहाल अभी जो है चलता रहेगा ये सब यहाँ जो है। लेकिन एक चीज तो राजीव जी साफ हो गई है, और वो साफ ये हुआ है कि ये सरकार जो है, मतलब सरकार का काम क्या है, मतलब जो डेमोक्रेसी में सरकार का मतलब है कि सरकार जो जन कल्याण के काम करे, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के दरवाजे तक सरकार पहुंचे, यही सरकार का मतलब है। अगर मैं ठीक समझता हूं तो, अगर मेरी समझ ठीक है तो हो सकता है योगी जी की मोदी जी की समझ कुछ और हो, तो उनकी समझ से सरकार चल रही हो, वो हो सकता है। लेकिन मेरी जो छोटी सी समझ है, मेरी छोटी समझ से ये लगता है, मुझे ये लगता है कि जब 5 कालिदास मार्ग से उठ के 7 कालिदास मार्ग का फासला जो है, तो मैं समझता हूँ शायद स्वामीकरण भी नहीं होगा, सिद्धार्थ जी भी अच्छी तरह समझते होंगे, लखनऊ में रहते हैं। तो अगर 4.5 साल का वक्त जो है वो 5 कालिदास मार्ग से और 7 कालिदास मार्ग तक पहुंचने में लग सकता है, तो ये समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में सरकार को कितने साल लगेंगे या कितनी सदियां लगेंगी, ये समझने की चीज है। ये जो साफ हो गया, ये सरकार जो है कम से कम आम जनता की सरकार नहीं है, योगी जी की सरकार हो सकती है, भाजपा की सरकार हो सकती है, केशव प्रसाद मौर्य की सरकार हो सकती है, किसी की भी सरकार हो सकती है, संघ परिवार की सरकार हो सकती है, लेकिन इसका आम जन से जो है इसका कोई सरोकार नहीं है। ये आज के इस घटनाक्रम से निश्चित तौर पर साबित हो गया है। बाकी अब ये उठापटक चलती रही है, केशव प्रसाद मौर्य बड़े नेता है कि योगी जी बड़े नेता है, अब ये तो हम लोग तय नहीं कर सकते, तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। अब झाड़ पोछ के बुहार के जो पुराने भी सब जो तराशे जा रहे हैं, अब लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी जो है सिद्धार्थ जी ने बताया कि बुला लिया गया है, और जितेंद्र प्रसाद आए हैं वो भी जो है वो कह रहे हैं कि ट्वीट करके लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को कि आपका जो वैर हस्त मेरे ऊपर बना रहे। तो अब ये मतलब क्या साबित करने की कोशिश हो रही है, ये सब कुछ चाहिए आपको, कुछ नहीं भी चाहिए। तो ये जो भ्रम की, देखिए भारतीय जनता पार्टी भ्रम तैयार करने में और भ्रम फैलाने में बहुत माहिर है, तो इनके भ्रम से बाकी लोग कैसे निपटेंगे ये देखने वाली चीज होगी। पहले भारतीय जनता पार्टी अंतिम समय तक भ्रम बना के रखेगी, और ये भी हो सकता है कि योगी जी से कह दिया गया हो कि आप जो है थोड़ा चुनाव तक शांत रहिए, इस तरीके से करना पड़ेगा, वरना दिक्कतें हो सकती हैं, आपके खिलाफ भी जनता का रोष ज्यादा है, तो थोड़ा कम कर दीजिए। फिर बाद में आपके चूंकि हिंदुत्व के पोस्टर बॉय है ही, अब ये योगी स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, अब वो तो कम से कम हिंदुत्व के पोस्टर नहीं हो सकते, क्योंकि जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुत्व के पोस्टर होंगे तो उनके पुराने बयान निकल के आ जाएंगे, भगवान श्री राम के लिए जो है क्या कह चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। तो इस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य भी कभी अभी वो कदमी बना है जो योगी जी का है, मतलब जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना चाहिए। योगी जी में लाख बुराइयां हो सकती है, लाख कमियां हो सकती हैं, हम लोगों की आइडियोलॉजी उनसे मेल नहीं खा सकती है, केशव प्रसाद मौर्य से मेल नहीं खाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कद की अगर बात की है, मुझे लगता है कि योगी जी का कद केशव प्रसाद मौर्य या स्वामी प्रसाद मौर्य के मुकाबले अभी काफी बड़ा है। लेकिन चूंकि सबको समन्वय लेके चलना है और आखिरी समय है, चुनाव के 6 महीने बचे हैं, और इन 6 महीने में कोई उठापटक ना हो, कोई तिलक ना जाए, भाग के ना चला जाए, तो ये सब चीजें भी ध्यान
भारतीय जनता पार्टी दे रही है और आरएसएस के जो तमाम लोग हैं उनको इसलिए सब लगाया गया है। बाकी समय बताएगा आगे क्या होता है, इन सब चीजों के क्या मायने निकलते हैं। बहरहाल जो हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे कुछ दिन पहले ही कि आने वाले 6 से 8 महीने जो उत्तर प्रदेश में काफी दिलचस्प होने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दिलचस्प जो है वो दिलचस्पी हमारी भी बरकरार रहेगी, जनता की भी दिलचस्पी बरकरार रहेगी। सवाल ये है कि जनता जो है इन उठा बैठकों के बीच में जो है अपने असली मुद्दे जो है कहीं वो ना भूल जाए, जो कि इस सारी उठा बैठक का असली मकसद यही है कि जनता असली मुद्दों से ध्यान भटक जाए और इनमें उलझी जाए कि स्वामी जी होंगे कि मौर्य जी हो, योगी जी होंगे, कौन चेहरा होगा, और लोग भूल जाए कि किस तरीके से जो है लोग अस्पतालों में तड़प तड़प के मरे हैं, लोग भूल जाए कि किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी से लोग जो घिसट घिसट के मरे हैं, लोग भूल जाए कि लाशें किस तरीके से जो है नदियों में तैरती हुई मिली है और रेत में तैरती हुई मिली है, लोग भूल जाए उसी में रहे कि कौन उनका चेहरा होगा। मुझे लगता है कि ये सारी कवायद जो है सबसे ज्यादा तो यही है कि किस तरीके से असली मुद्दे से ध्यान भटकाया जाए। जी राजीव जी, तो कैसे असली मुद्दे से ध्यान भटकाया जाए, लेकिन खैर मुद्दा यहाँ सियासत का है और खासकर जब चुनाव सामने है तो चुनाव पर बातें लाजमी है, और खासकर उत्तर प्रदेश का चुनाव, 5 राज्यों में चुनाव है लेकिन उत्तर प्रदेश ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। और आदित्यनाथ योगी पर चर्चा कर रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो राजनीति चल रही है उस पर चर्चा कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ 3 हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, सिद्धार्थ कलहंस जी हमारे साथ हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, और साथ में हैं आप तमाम दोस्त साथी हमारे शुभचिंतक जो हमें रोज देखते हैं रात को 9 बजे से 9 से 10 खरी खरी में आप सब जुड़ते हैं और अपनी बातें रखते हैं। आप लोगों का के जो विचार, आपके जो सवाल, आपके जो कमेंट्स आते हैं उनको मैं नहीं ले पाता हूं, काफी गंभीर चर्चा होती है, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि शनिवार को पूरा का पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा आपके सवालों के साथ हम जुड़ते हैं, और उस समय शनिवार को शाम 7 बजे से, लेकिन बाकी दिन रात 9 बजे से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। और न्यूज पॉइंट जो 7 बजे से लेकर मैं आता था उसको अभी कुछ दिन के लिए हमने पोस्टपोन्ड किया है, रोका है, लेकिन आने वाले समय में उसको फिर से चालू करेंगे और कुछ नए अवतार के साथ, नए स्वरूप के साथ आपके सामने लेकर आएंगे 7 बजे से भी। लेकिन इस वक्त जब हम 9 बजे से खरी खरी लेकर आ रहे हैं तो यहां बातें दोस्तों खरी खरी होती है, और उन्हीं खरी खरी बातों में हमारे साथ तमाम साथी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ते हैं। साथ साथ आपकी बातें भी, आपके कमेंट भी मैं देखता हूं, आप भी खरी खरी लिखते हैं। अब सीधे आना चाहूंगा हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हमारे साथी सिद्धार्थ कलहंस जी। आपके पास 2 बातें आ रही हैं। एक तरफ मौर्य जो द्वय हैं, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य, इनका बयान एक अलग आता है जो कहते हैं कि 2022 में सीएम का चेहरा कौन होगा ये आला कमान तय करेगा, दिल्ली से तय होगा, ये हम कैसे बोलें। ये बयान जो है ये इधर से केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का है। दूसरी तरफ राजनाथ सिंह का बयान आता है, कहते हैं कि चुनाव तो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जाएगा। स्वतंत्र देव सिंह का बयान आता है, कहते हैं कि चुनाव आदित्यनाथ योगी के नाम पर लड़ा जाएगा। क्या आपको लगता है कि 2 धड़ों में बढ़ता हुआ या कई अलग अलग धड़ों में बढ़ती हुई भाजपा दिखाई दे रही है आपको उत्तर प्रदेश में इन दिनों? पहला सवाल। दूसरा सवाल इसके साथ साथ, जब मौर्य बंधुओं की बात कर रहे हैं, और इस बीच आपको याद होगा हम लोग कई बार इस चर्चा को भी कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में जब जातीय राजनीति, जातीय समीकरण की बात होती है तो पिछले 4.5 साल में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ठाकुरों को और या राजपूतों को आगे बढ़ाने में वो ज्यादा सफल साबित हुए हैं। ज्यादा सफल मैं कह रहा हूं, हालांकि बाकी लोग भी हैं, और अभी एक नाम आप जोड़ भी रहे थे, बता भी रहे थे कि नाम मैं अभी तत्काल भूल रहा हूं, लेकिन एक नाम और आया था आपके जिक्र में ही कि वो नाम भी है। तो सवाल यही है कि क्या अब अगड़े जो हैं बनाम पिछड़े, और पिछड़ों को आप 4.5 साल तक अगर इफ बट के साथ अगर आप पिछड़ों को 4.5 साल तक इग्नोर करते रहे हैं तो अब उनका ध्यान आ रहा है। यह सवाल मैं लेकर के आया था, हालांकि इसका एक पार्ट लेकर के आया था प्रशांत जी के पास भी, लेकिन थोड़ा आपसे भी समझना चाहता हूं। और खासकर 2 धड़ों में बढ़ती हुई भाजपा दिखाई दे रही है क्या आपको, और वहां पर जातीय समीकरण या सोशल इंजीनियरिंग भी प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, और उन दोनों को बांटने ही नहीं बल्कि जोड़ने की कोशिश में इस वक्त भाजपा और योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है राजीव आपका। और हकीकत यह है कि अभी जैसे अमलेंदु जी ने बात कही
कि क्षत्रियों के सबसे बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। इससे पहले भी 2002 में भी क्षत्रियों के एक बड़े नेता के तौर पर कहे जा रहे थे राजनाथ सिंह जी। और उस बार चुनाव हुआ था विधानसभा चुनाव में, और क्या हश्र हुआ था बताने की जरूरत नहीं है, सबके सामने वो रिकॉर्ड है। दरअसल मैंने जितना अध्ययन किया है, उत्तर प्रदेश में आप दलबदल का इतिहास उठाकर देखें तो सबसे ज्यादा दलबदल जो है वो क्षत्रिय विधायकों के द्वारा हुआ है। और कोई एक व्यक्ति दावेदारी नहीं कर सकता है पूरे तौर पे कि हमें इस बिरादरी के पूरे वोट मिलते हैं। जिन बिरादरियों की, जिन अगड़े समुदायों की बात की है, भारतीय जनता पार्टी को कमोबेश लंबे समय से उनके वोट मिलते आ रहे हैं। एक बहुतायत में वोट उनके भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अन्य पार्टियों की तरफ से खड़े किए गए अगड़े समुदाय के नेता अपने ही अगड़े वोटरों के वोट नहीं पाते हैं, ऐसा नहीं देखा गया है। आमतौर पर देखा गया है कि अगर क्षत्रिय बिरादरी का कोई प्रत्याशी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों से भी खड़ा होता है तो उसे भी वोट मिलते हैं। तो इस पर कोई एक बिरादरी दावा करे, ऐसा संभव नहीं है। अगले पिछड़े बनाम जो आपने बात कही है उत्तर प्रदेश में, देखिए इस समय भारतीय जनता पार्टी का असली संकट यही है। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब योगी आदित्यनाथ के मसले को सुलझाने की कवायद चल रही थी, उसी समय एक कवायद, एक पैरेलल ये भी चल रही थी कि वो छोटे छोटे जाति आधारित दल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी रहे हैं या कुछ अभी भी हैं, उनकी नाराजगी को दूर करके कैसे उनको अपने साथ फिर से जोड़कर फिर से वो पिछड़ों को अपने पक्ष में पूरी तरीके से लामबंद कर लिया जाए, और उसी तरीके से जैसे वो उन्होंने 14 में, 17 में, 19 में वोट दिया था, उसी तरीके से हमारे साथ आ जाए। लेकिन देखिए दिक्कत कितनी बड़ी है। निषाद पार्टी के नेता से, जिनके लिए शायद उत्तर प्रदेश में योगी जी को समय भी निकालते हुए नहीं देखा, उनसे गृह मंत्री की लंबी बातचीत होती है, फिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बातचीत उनकी लंबी होती है, और उसके बाद आज उन्होंने उत्तर प्रदेश में बयान जारी किया है अपनी पार्टी के लोगों के साथ बैठक करने के बाद। उन्होंने कहा था हम 162 सीटों पे तैयार हैं। अब ये भाजपा को देखना है कि वो कैसे किसका ख्याल कितना रखती है। 162 सीटों पे हम तैयार हैं, यानी आर्म ट्विस्टिंग जिसे कहते हैं, बाहें मरोड़ने की एक्सरसाइज उनकी तरफ से चल रही है। अनुप्रिया पटेल को लेकर बातचीत हुई, गृह मंत्री से मुलाकात हुई, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, अनुप्रिया पटेल से बातचीत हुई, कैबिनेट में उनको जगह दी जाएगी नहीं दी जाएगी। एक शर्त उनकी तरफ से शायद सामने आई कि अब वो चाहती है कि उनकी मां, जो कि अपना दल, जो कि कुर्मी बिरादरी के ज्यादातर वोटों पर आधारित एक पार्टी है, अपना दल का एक धड़ा जो उनकी मां चलाती हैं, अपना दल सोनेलाल पटेल के नाम से, उनकी मां को विधान परिषद का सदस्य बना दिया जाए। उनकी मां का बयान अभी 2 दिन पहले आ गया। उन्होंने कहा हम तो अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, हमसे किसी भी तरह की कोई बात नहीं, हमसे कोई सौदेबाजी की बात नहीं हुई है। उन्होंने अपनी आंखें दिखाई और उन्होंने अपने को किनारा किया इससे। एक तीसरी पार्टी है सुहेल देव राजभर पार्टी, जिसके बारे में हमने आपके डिबेट में एक बार कहा था कि भाई वो अलग अलग सीटों पर, 50-52 सीटों पर जहां उनका प्रभाव है, उनको 8 से 9 हजार वोट करीब करीब औसतन मिल जाते हैं। और पिछली बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जब चुनाव लड़ा तो बहुत सारे क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली और 4 विधायक उनके भी जीते। फिर से 2019 के चुनाव के पहले वो राजभर की पार्टी, जिसको सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कहते हैं, SBSP, उसके साथ उनका अलायंस टूट गया था। कुछ सीटें वो मांग रहे थे, उनको सीटें नहीं दी जा रही थी और वो उनसे अलायंस टूट गया, उनको मंत्रिमंडल से निकाल बाहर किया गया। उनके जो नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, अब विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में आने से पहले फिर से भारतीय जनता पार्टी की समझ में आया कि साहब इनको भी जोड़ना बहुत जरूरी है। और स्थिति ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी जैसी बहुत बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुहेल देव राजभर, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को फोन मिलाया। राजभर साहब ने अपना फोन अपने पीए को पकड़ा दिया, नड्डा साहब का फोन उन्होंने पीए को पकड़ा दिया, उन्होंने बात तक करने से इंकार कर दिया। तो ये राजभर की पार्टी का हाल है, ये सोनेलाल पटेल जो कि कुर्मियों का प्रतिनिधित्व करती है उस पार्टी का हाल है, निषाद पार्टी का भी आपको हाल बताया। तो संकट देखिए पिछड़ों को लेके बहुत बड़ा है और ये समझ रहे हैं नेतागण। जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो समझ रहा है, उसको पूरी तरीके से मालूम है कि केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, इनकी कही गई बातों का क्या मतलब है। इनसे जो बयान आ रहे हैं वो किसकी पीड़ा को आवाज दे रहे हैं,
वो क्या चाहते हैं कहना, वो इशारा किस तरफ है, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की समझ में आता है। और शायद इसीलिए जो अमलेंदु जी कह रहे हैं कि गए होंगे तो कहा होगा कि हमसे गलतियां जो हुई हैं अब देखा जाएगा, उनको माफ किया जाए और फिर से एक बार अगड़ा पिछड़ा वो सारी एकजुटता कायम की जाए और चुनाव में जाया जाए। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं है कि वो एक स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य के घर जाकर मिठाई खा लेने से, तस्वीर खिंचा लेने से सही हो जाएंगी, या किसी राजभर को टेलीफोन किया जाएगा जो अपने पीए को पकड़ाएगा और उससे सही हो जाएगा, या निषाद पार्टी के साथ बैठकर बात कर लेने से हो जाएगा। क्योंकि निषादों का गुस्सा पूरे प्रदेश में बहुत जगहों पर नजर आ रहा है। कहीं उनकी नावें तोड़ी गई हैं, कहीं वो बालू की निकासी उकासी कर लेते थे, थोड़ा बहुत उनके पास कोई बहुत पोकलैंड मशीन से लेके वो चीजें तो होती नहीं थी, थोड़ा बहुत जो अपना बालू वालू नदियों की तलहटी से निकाल उकाल के थोड़ा बेच के उनकी जीवन यापन चलता था। कुछ मछलियां मारते थे जो कि बड़े ठेकेदारों के हवाले हो चुका है। तो नाराजगी उनकी और नदियों के किनारे बसी हुई निषाद, केवट, मल्लाह, इनकी बिरादरी बहुत व्यापक है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीटों पर उनका ठीक ठाक असर है, उनकी नाराजगी है और उस नाराजगी को शायद समझ रहे होंगे निषाद पार्टी के लोग भी। तभी वो कह रहे हैं कि हम तो तैयारी किए बैठे हैं, हमारी तो 162 सीटों पर तैयारी है पूरी तरह से। अपना दल के लोगों को समझ में आ रहा होगा कि 4.5 साल तो उन्हें पार्टी में किसी लायक नहीं समझा गया। उनके पति मिनिस्टर इन वेटिंग ही रह गए सिंधिया साहब की तरह। आज तक उनको अभी तक न विस्तार हुआ, ना अंदर एंट्री मिली। अनुप्रिया पटेल को पहले राज्य मंत्री, फिर स्वतंत्र प्रभार का मंत्री भी बनाया गया था, इस बार उनको अब जगह तक नहीं मिली। और लंबे समय से उनको शायद पहली बार हमने उनकी एक तस्वीर देखी कि जो उनको ससम्मान बुलाकर गृह मंत्री ने अपने बगल में बैठाया और चाय भी पीते हुए उनकी तस्वीर भी आई, वरना अब तक तो पूछा नहीं जा रहा था। तो ये मैसेज उनकी बिरादरी तक भी जा रहा है। ऐसा नहीं है, नेता के भी मिल लेने से बिरादरी का दिल नहीं मिल जाता है पार्टी की तरफ। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अब एक बात मैं आपको और कह दूं, प्रशांत जी ने भी कहा, बहुत सही कहा, कि चेहरे जब घोषित करती है तो भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत लाभ नहीं हुआ है। पिछले उन्होंने कई उदाहरण बताए और बताया कि आसाम में क्या हुआ था और आसाम का नतीजा क्या रहा। दरअसल सर्बानंद सोनोवाल में और योगी आदित्यनाथ में बहुत फर्क है। योगी आदित्यनाथ के साथ चीजें उतनी आसान नहीं है। आप लाख कहो कि चेहरा नहीं होंगे, लेकिन प्रदेश भर में दहाड़ेंगे योगी आदित्यनाथ ही। अगर 5 साल तक वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव होता है, ये कुछ वैसे ही है जैसे कहा जा रहा है ना कि अपनी राज्यों के चुनाव में चेहरा नहीं होंगे मोदी जी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि राज्यों का चुनाव हो, चेहरा ना हो मोदी जी? क्या रैलियां होंगी साहब, क्या दहाड़, क्या गूंज सुनाई पड़ेगी? कौन प्रत्याशी को आप मना कर देंगे कि वो योगी जी की तस्वीर लगा के अपना वोट न मांगेगा? किस प्रत्याशी को कह देंगे कि नहीं साहब हम लोग तो सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं, अब की बार अभी तय नहीं है तो किसका? अरे होर्डिंगे भी लगेंगी, पोस्टर भी लगेंगे, उनकी मीटिंगें भी मांगी जाएंगी, उनके नाम पर भी वोट मांगे जाएंगे। तो योगी और मोदी, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए अगर चुनाव होता है तो चेहरा भी वही होंगे। जब तक कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए, यहां भ्रम फैलाकर ये बताकर कि अभी हमारा तय नहीं है, जब होगा चुनाव जीत के आएंगे उसके बाद तय होगा, वो स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाली है। ये योगी आदित्यनाथ है, ये कोई सर्बानंद सोनोवाल नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ है। यहाँ ये चीज चलने वाली नहीं है। तो ये साफ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि योगी आदित्यनाथ पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे, तो चुनाव का सबसे प्रमुख चेहरा भी उत्तर प्रदेश में वही होंगे। आप उन्हें घोषित करें ना करें, जब तक कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर यह नहीं कह देती है कि हमारे पास एक बैटरी ऑफ लीडर्स है, चुनाव बाद हम तय करेंगे कि हम किसको मुख्यमंत्री बनाएं। और इस बात पर आसानी के साथ, सहजता के साथ योगी आदित्यनाथ जी स्वीकार करते हुए चुनाव मैदान में पड़ेंगे, इस बात में मुझे संशय है। और दूसरी बात, आंकड़ों पिछड़ों की जो खाई है वो उत्तर प्रदेश में पैदा हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का मूल संकट है ये। पंचायत चुनाव ने इसको साबित कर दिया है। और आने वाले समय में आपने देखा होगा, एक आप तक भी पहुंचा होगा, एक ऑडियो वायरल होने शुरू हुए थे कि जब कोरोना से राहत के काम चल रहे थे तो मुख्यमंत्री के कार्यालय से फोन गए थे। कुछ एक पिछड़े विधायकों को भी फोन गया था जो भारतीय जनता पार्टी के थे कि आपके यहाँ कैसा चल रहा है।
उनके जवाबों को अगर आप सुने तो आपको पता चलेगा कि पिछड़े विधायकों के अंदर, जो पिछड़ी जातियों से जीत के आए हैं, उनके अंदर क्या कुछ चल रहा है। तो ये संकट है भारतीय जनता पार्टी का, ये सतह पर आज आया है, क्योंकि इससे आपसे पहले नहीं नजर आया था। पंचायत चुनाव हुआ, जब एक नतीजा दिखा तब समझ में आया कि अरे नहीं, ये दिक्कत तो चल रही है। नहीं, अगर ये कवायद चल रही होती कि कौन रहेगा सरकार में, कौन जाएगा, संगठन में क्या फेरबदल, सरकार में क्या फेरबदल, तो शायद केशव प्रसाद मौर्य का और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को हम आप इतनी गंभीरता से न लेते। लेकिन आज महसूस कर रहे हैं, जब हम पीछे देखते हैं कि पंचायत के चुनाव में क्या हुआ है, किस तरह से वोट पड़े हैं, पिछड़ों की नाराजगी कैसे जाहिर हुई है, फिर पिछड़ों के नेता क्या बयान आके सामने की तरफ दे रहे हैं, तब हमको दिख रहा है कि कैसे उनको मनाने के लिए लोग जा रहे हैं। तो ये बड़ा भारतीय जनता पार्टी के सामने नेतृत्व की दिक्कत, मंत्रिमंडल की दिक्कत, इन सबको सुलझाने से बड़ा दिक्कत यह है कि वो जिसकी तरफ इशारा प्रशांत जी ने भी किया, अब नेहरू जी ने भी किया, कि वो पिछड़ा, गैर यादव पिछड़ा, वो गैर जाटो दलित, ये कैसे हमारे पास वैसे की वैसे इंटैक्ट मौजूद रहे और 2022 के चुनाव में उसी तरीके से हमारे लिए मतदान करे। ये समस्या है जिससे भारतीय जनता पार्टी जूझ रही है, लगातार उसका कोई ना कोई रास्ता खोज रही है। कितने जल्दी रास्ता खोज लेती है, खोज भी लेती है कि नहीं खोज लेती है, आने वाले दिन और ये लगातार होने वाली बैठकें और इन सबसे पता नहीं है। जो भी ये जो मंथन चल रहा है, अमृत निकल रहा है कि विष निकल रहा है, देखेंगे। राजीव, अमृत निकल रहा है कि विष निकल रहा है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो मंथन है वो लगातार जारी है। लेकिन साथ साथ अगड़ों और पिछड़ों की राजनीति के बीच में एक जो मूल यहाँ पे जो एक मुद्दा है वो छूटता जा रहा है और उस पर चर्चा करना जरूरी समझता हूं, महत्वपूर्ण चर्चा है, उस पर होना चाहिए। और वो है किसानों का आंदोलन, और उसको लेकर के जिस प्रकार सरकार उस आंदोलन को इग्नोर कर रही है, और वो साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार शायद इस बात से कहीं ना कहीं संतुष्ट है कि चलो ये मामला पूरा का पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है, उनका अपना तंत्र होगा। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार किसानों के आंदोलन का असर पंचायत चुनाव पर दिखाई दिया है, और साथ साथ जैसा अभी हमारे साथी सिद्धार्थ कलहंस जी बता रहे हैं कि पिछड़ों और अगड़ों के कारण और खासकर पिछड़ों की नाराजगी का असर भी दिखाई दिया है, और वो उस पर हम चर्चा लगातार कर भी रहे हैं। और उसमें फिर केशव प्रसाद मौर्य अगर नाराज हो जाते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य अगर नाराज हो जाते हैं, उसके अलावा सोहेलदेव राजभर जो हैं की जो पार्टी है, सोहेलदेव राजभर भारतीय समाज पार्टी जो है, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, चाहे अपना दल, चाहे निषादों की पार्टी, ये सारी पार्टियां अगर नाराज हैं, अगर कहीं ना कहीं बिदक गई हैं, आपसे अगर पीछा छुटाना चाहती हैं, तो आगे क्या होगा ये समझने वाली बात है। प्रशांत जी, आपके पास आऊंगा और सीधा सवाल यही कि जहां हम अलग अलग छोटे छोटे दलों और पिछड़ों की बात कर रहे हैं, इसमें किसानों को आप कहां पाते हैं, और खासकर किसान मुद्दा आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या असर, आपको क्या लगता है क्या असर दिखाएगा? तीन मुद्दों की मैं चर्चा करना चाह रहा हूं इस हिस्से में डिबेट के। एक तो राम मंदिर का मुद्दा, जो बीजेपी जिसको केंद्र में रखेगी, योगी जी के अलावा जो एक मुद्दा रहेगा केंद्र में, वो राम मंदिर का मुद्दा रहेगा। उन्होंने प्रॉमिस को पूरा कर रहे हैं। दूसरा किसान, और तीसरा कोरोना, और कोरोना से हुई जो मौतें हैं, वो जिसका आपने शुरुआत में भी चर्चा की। देखिए, जो चर्चा हो रही है कि राजभर, पटेल, निषाद, ये जो छोटी पार्टियां हैं, इनका असर पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो प्रभाव नहीं है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का आंदोलन काफी कुछ जो है वो असरकारक होगा। और दो बड़ी लैब, देखिए 2017 के चुनाव को हम जरूर अपने रडार में रखें कि तब क्या हो रहा था। तो 2014 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में 47% बढ़ोतरी हुई थी कम्युनल राइट्स में, सांप्रदायिक दंगों में। और इतनी ज्यादा और मुजफ्फरनगर और कैराना, दो जिनको आप कह सकते हैं कि लैब थी दो, तो ये दो लैब का कमाल जो है 2017 के चुनाव में उनको दिखाई दिया कि जब वो आरएलडी यानी अजीत सिंह भी रेलिवेंट हो गए,
और तमाम सारे जो लोगों के आकलन थे वो इरेलीवेंट हो गए। एक भी सर्वे और एक भी एग्जिट पोल बीजेपी को अपने दम पे मेजॉरिटी नहीं दे रहा था, एक आध को छोड़ के। ज्यादातर सर्वे, कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं कह रहा था कि बीजेपी को 300 सीटों से ऊपर मिल जाएगी। तो ये, और उसी चुनाव में आपको याद होगा कि ईवीएम का भी मामला नए सिरे से बहुत तेजी से उभर कर आया था। तो ये 2-3 चीजें 2017 के चुनाव की लर्निंग है जिसको हम लेके चलते हैं। देखिए, राम मंदिर के चुनाव में कागज बाहर आना शुरू हो गए हैं, विवाद हो रहे हैं और ये कागज और आएंगे। तो जो बीजेपी इसको अगर इनकैश करने की सोचती तो ये बहुत विवादित मुद्दा रहेगा। तो दोनों ये दुधारी तलवार के रूप में काम करेगा। किसानों का आंदोलन जरूर मैं कहूंगा कि जो कैराना और मुजफ्फरनगर के प्रयोग थे उस पे भारी पड़ सकता है, क्योंकि जो जिस तरीके से सीरीज ऑफ पंचायत कोरोना के लॉकडाउन के पहले जो महापंचायतों का सिलसिला चला और तमाम उन जगह पे हम अपने रिपोर्टरी भेजते रहे और वहां पे जो सामाजिक सद्भाव है वो वापस लौटा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और ये बीजेपी के लिए बुरी खबर है, किसी भी प्रकार का सद्भाव बीजेपी के लिए बुरी खबर है। तो ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगा वो उस तरीके से नहीं होगा कि जिस तरीके से लोग अंदाज लगा रहे हैं। इसलिए योगी जी का अगर केंद्र में रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, वो सोनोवाल नहीं है। आप उनको औपचारिक रूप से घोषित करें न करें, वो योगी केंद्र में रहेंगे। और मेरी कुछ जो बातें हुई, मैं लखनऊ था पिछले हफ्ते, मेरी जो कुछ बातें हुई प्रतिपक्ष के लोगों से, तो विपक्ष के लोग भी चाहते हैं कि योगी जी रहें, क्योंकि उनको लगता है कि जो सामाजिक ताना बाना जो बीजेपी ने बुना था 2017 में, उसको योगी जी विखंडित करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो योगी जी के केंद्र में रहना जो है वो योगी जी भी चाहते हैं और विपक्ष के लोग भी चाहते हैं कि वो रहें केंद्र में, वो आसानी होगी। दूसरा एक नैरेटिव का मामला है। नैरेटिव उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है कि हाल के चुनाव में देखिए, खासकर जब से मोदी जी आए तो प्रेसिडेंशियल चुनाव हो गए और उस प्रेसिडेंशियल चुनाव में, मैं थोड़ा सा आपके सवाल से अलग जा रहा हूं, उस प्रेसिडेंशियल चुनाव में समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी यानी योगी वर्सेस अखिलेश के बाइनरी पर चुनाव होने जा रहा है। और ये अखिलेश भी चाहते हैं, इसलिए वो समाजवादी पार्टी दूसरे दलों से गठबंधन भी नहीं करेगी। वो भी ये चाहते हैं कि इसी बाइनरी पर चुनाव हो। तो उत्तर प्रदेश जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन मध्य उत्तर प्रदेश में या पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं है। और किसान जैसे बंगाल में गए थे, किसानों से बात मेरी भी हुई है, किसान नेता उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और वो असर भी डालेंगे। एक कोरोना से जो मौतें हुई हैं, देखिए जो इंडिपेंडेंट तमाम विश्लेषकों की बातें आ रही हैं उसमें वो 1 लाख से ऊपर की मौत की बात कर रहे हैं, उसको लोग भूल नहीं पाएंगे। और वो योगी जी का जो आप कहें कि मतलब जो इंतजामिया का जो फेलियर था, वो इतनी बड़ी विफलता रही है कि उसको वो ढक नहीं पाएंगे। उसके लिए बहुत बड़ा उनको कम्युनल पोलराइजेशन करना होगा, जो थोड़ी बहुत गिरफ्तारियों से इधर उधर से कुछ केसेस उठा के कोशिश भी हो रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो कोई ऐसा 2017 में जो पोलराइजेशन था उस लेवल का हो पाएगा। 17 का पोलराइजेशन जो जैसा था वैसा हो पाएगा ये लगता नहीं है। लेकिन बात यही है दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ को विपक्ष भी चाहता है कि वो रहें और उनकी लीडरशिप में चुनाव आगे हो जैसा अभी। और शायद मुझे लगता है कि सिद्धार्थ जी भी प्रशांत जी की बातों से कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखते होंगे। क्या कहेंगे सिद्धार्थ जी? प्रशांत जी ने 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही हैं। हालांकि चूंकि हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के जातीय गुणागणित की, लेकिन ये सच है कि कोरोना किसान ये जो 2 के हैं ये तो नासूर हो ही चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए।
ये जो उसके बाद की जो चीजें हैं, जो पंचायत चुनाव ने कई चीजें और सामने खड़ी कर दी, संगठन के अंदर अंतर्विरोध, नेतृत्व का संकट, इसके अलावा ये जाति आधारित दलों का उखड़ना और विदक के अलग की तरफ चले जाना, ये सब चीजें जिसे कहते हैं ना, आग में घी का काम कर रही है। शाश्वत मुद्दे जो है इस बार के चुनाव में, किसानों का मुद्दा मध्य उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ते हुए पूरे दिल्ली तक, यानी कि पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश, कोरोना का मुद्दा, कोरोना की जो तबाही है वो खास तौर पर मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नजर आई है। तो ये मुद्दे तो अपनी जगह ही हैं। इनके साथ ये जिसे नहीं कहते हैं एक पर एक, ये जो बोनस ऐड होता जा रहा है, जो हर दिन उसमें बोनस में इजाफा हो रहा है, तो ये इन जो दो बड़े मुद्दे हैं, इनके साथ जो है वो एक पर एक वाली जो स्कीम चलती आ रही है, ये दिक्कत जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए पैदा करने जा रही है। और ये भी इस बात से मैं सहमत हूं कि विपक्ष की भी यही मंशा है, जो अलग अलग लोगों से बात होती है, वो भी यही चाहते हैं कि मौजूदा निजाम ही उत्तर प्रदेश का बना रहे, योगी जी मुख्यमंत्री बने रहे, उनके सामने ही उनको चुनाव लड़ने में ऐसा ज्यादा उनको मुफीद लगता है। उनको लगता है कि हम सीधे तौर पर घेर पाएंगे। राजीव, सीधे तौर पर घेर पाएंगे। और मुझे जहां तक शुरुआत में ही सिद्धार्थ जी ने कहा था कि उन्हें जाना है कहीं, तो सिद्धार्थ जी आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे भी कार्यक्रम अब समापन की ओर है और एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा मैं अमलेंदु जी आपसे। और आपको अमलेंदु जी बहुत शॉर्ट में, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत कम है, आपसे मैं चाहूंगा कि क्या एक तरफ जब हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अंदर खाने में ही घिरे हुए नजर आ रहे हैं और अलग अलग नेता जो हैं वो घेर रहे हैं, और पिछले दिनों हम लगातार पिछले महीने भर से देख रहे हैं, दूसरी तरफ जब बात होती है योगी आदित्यनाथ की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो एक चेहरा जो है, जैसा भी हमारे साथी प्रशांत टंडन जी बता भी रहे थे कि योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे अगर वहां, तो एक जो योगी आदित्यनाथ को के नाम पर भी लोग चुनाव लड़ेंगे और साथ साथ अगर ये जाते हैं, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, तो उनको भी लोग इग्नोर नहीं करेंगे। यानी कि दोनों के बीच में आने वाले समय में एक वर्चस्व की लड़ाई भी क्या आपको लगता है देखने, हालांकि दोनों का अपना ओहदा और अलग है, प्रधानमंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को पिछले 5 साल से लगातार भाजपा अलग अलग राज्यों में स्टार प्रचारक के रूप में भेजती रही है, और ऐसे में अपने ही राज्य में अगर स्टार प्रचारक जो हैं, जो दूसरे राज्यों में जाके हालांकि कितना जिताकर लाए, मुझे याद आता है कि सबसे ज्यादा सभाएं उनकी की गई थी छत्तीसगढ़ में, जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। छत्तीसगढ़ में भाजपा 15 सीटों से नीचे सिमट गई थी, और ऐसे ही बहुत बुरा हाल हर जगह रहा जहां जहां योगी जी गए, जहां जहां उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। तो अब क्या एक प्रचार प्रसार के दौरान एक लड़ाई आपको नजर आएगी मोदी बनाम योगी में? देखिए, मुझको लगता है कि शायद लड़ाई की स्थिति तो बनने नहीं दी जाएगी कि योगी बनाम मोदी की कोई लड़ाई जो है वो चुनाव प्रचार के दौरान दिखाई दे। और ये बात सही है कि योगी जी का जो है इस तरीके से बहिष्कार भी मुझे लगता है कि नहीं किया जाएगा जिस तरीके से गाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा उधेड़बुन इसीलिए भी हो रही है कि योगी जी को रखते हैं तो विपक्ष की बल्ले बल्ले होती है, और योगी जी को हटाते हैं तो भी विपक्ष की बल्ले बल्ले होती है, तब फिर जो है वो योगी जी विद्रोही में आ जाएंगे एकदम से, तो भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। तो मुझे लगता है कि असल में भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत ज्यादा उहापोह की स्थिति इस समय गुजर रही है। और एक जो शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं बड़ा साहित्यिक तरीके का, किन कर्तव्य विमूढ़ जो है, तो भाजपा नेतृत्व जो किन कर्तव्य विमूढ़ हो गया है कि करे तो करे क्या, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा है। योगी जी को शंट करता है तो नुकसान, और योगी जी को शंट नहीं करता है तो और ज्यादा नुकसान। तो ये कुल मिला के जो स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए किन कर्तव्य विमूढ़ वाली जो हो गई है। हालांकि इसके बाद भी मुझे नहीं लगता है कि योगी वर्सेस मोदी का जो है कोई मतलब पार्टी की तरफ से कोई संदेश देने की कोशिश की जाएगी, ऐसा मुझको फिलहाल नहीं लगता। बाकी आगे आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति होती है वो तो समय बताएगा। जी राजीव जी।
जी, तो बहुत सारी बातें होंगी और आने वाले चुनाव में, खासकर उत्तर प्रदेश आप जानते हैं बड़ा राज्य, और बहुत सारी बातें होंगी। अभी तो चर्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा की अंदरूनी चर्चा हो रही है, लेकिन उसके अलावा बीएसपी की क्या तैयारी है, समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है। बीएसपी, मायावती जी का कहना है कि 100 से ज्यादा अल्पसंख्यकों को सीट देंगे, उनकी तरफ से जो बातें आ रही हैं, तो क्या वो भाजपा को कहीं ना कहीं वॉक ओवर देने की तैयारी है या कुछ और है। बहुत बातें हैं और आने वाले समय में भाजपा की राजनीति के अलावा समाजवादी पार्टी की राजनीति, बहुजन समाज पार्टी की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति, आरएलडी की राजनीति, आम आदमी पार्टी की राजनीति और भी अन्य छोटे दलों की राजनीति पर हमारी पैनी नजर होगी और चर्चा हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे। जब जब उत्तर प्रदेश की बात आएगी दोस्तों, अलग अलग मुद्दों को लेकर आप तक हम पहुंचेंगे और ऐसे ही खरी खरी बातें आप तक लेकर आते रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़े रहे 3 खास मेहमान। प्रशांत टंडन जी से आप लोग भली भांति परिचित हैं। प्रशांत टंडन जी लगातार हमारे शो में बैठते हैं, आप लोगों के बीच अपनी चर्चा, अपनी बातें, अपने विश्लेषण से आप लोगों को अवगत कराते हैं। तो प्रशांत जी, आज आपने पूरा घंटा भर आप बैठे रहे, चर्चा में आपने भाग लिया, आप और लखनऊ से भी लौट के आए और बहुत तमाम बातें आपने लखनऊ की शेयर की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। और धन्यवाद देना चाहता हूं अमलेंदु जी आपको भी कि आप भी चर्चा के लिए बने रहे, लगातार बने रहते हैं। और धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे साथी सिद्धार्थ कलहंस जी का, जो सीधे लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए थे। और धन्यवाद देना चाहता हूं तमाम हमारे दोस्त साथी शुभचिंतक जो लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तमाम हमारे साथी लगातार कमेंट लिखते हैं। असलम चिश्ती लगातार कमेंट लिखते रहे और बहुत मुद्दों पे बहुत गहराई के साथ कमेंट लिखते रहे असलम चिश्ती। उसके अलावा गुड वाइब्स, मनप्रीत, इंडियन फार्मर्स प्रोटेस्ट, मनप्रीत जी भी किसानों को लेकर के और उसके अलावा कई राजनीतिक पहलू पे बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत गंभीरता से लिखते हैं। सीमा चिश्ती जी, सीमा खातून जी लगातार लिखती हैं और बहुत वो भी डीप नॉलेज रखती हैं पॉलिटिक्स में। और शुभम दीप हमारे साथ जुड़े हुए, हमेशा सच बोलो हैंडल से भी, नाम भी बहुत अच्छा रखा इन्होंने, हमेशा सच बोलो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हमेशा सच बोलो से भी सच्ची बातें निकल के आती रहीं। और रामकिशन भी हमारे साथ जुड़े रहे, IYI शाहिल हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे। तो बहुत सारे साथी जिनके नाम, जिनके विचारों को मैं यहां नहीं रख पाया तो उनसे माफी चाहूंगा। प्रेमा राम भी हमारे साथ बने रहे, कमरुद्दीन अंसारी बने रहे हमारे साथ, गुड वाइब्स बने रहे, सीमा लगातार, मनप्रीत तो लगातार, फिर मदीना का मुसाफिर हमें सुन रहे थे बहुत ही गंभीरता से, अमीरिया फैशन हमारे साथ बने रहे इस कार्यक्रम में, और शकील भी हमारे साथ बने रहे, फिर समीम अंसारी सऊदी अरबिया से हमें लगातार देखते हैं। तो ऐसे तमाम साथियों, आप लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहे, बने रहे, आप लोगों को बहुत धन्यवाद। और जैसा आपको मैं बता रहा हूं कि 7 बजे का जो न्यूज पॉइंट है उसको अभी हमने पोस्टपोन किया है। रोज रात 9 बजे आपके सामने हाजिर होंगे देश के वरिष्ठ पत्रकारों के साथ और ऐसे ही गंभीर चर्चा लेकर के आप हमारी इस चर्चा में जुड़िए। दिन भर का जो निचोड़ है वो हम लेकर आपके पास आते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। और अगर पसंद आता है तो इसे शेयर करना मत भूलिए, लोगों के बीच शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जानकारी पहुंचे। मुझे लग रहा है कि 7 बजे का जो शो था, बहुत सारे साथी इस उम्मीद में रहते हैं कि 7 बजे आप शो लेके आ रहे हैं, लेकिन 7 बजे का शो थोड़ी जल्दबाजी का भी है। और साथ साथ दोस्तों, बहुत लोग उस समय अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं। बहुत लोगों का कहना था कि 9 बजे से शो कीजिए, इसलिए 9 बजे से शो लेके आए हैं हम। और लेकिन ये खरी लेकिन 7 बजे ही नहीं, 6 बजे से हम अपना लाइव शुरू करेंगे आने वाले समय में। चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आएगा तो 6 से लेकर 10 तक हम लाइव रहने वाले हैं। हमारी तैयारियां अंदरूनी चल रही हैं, लेकिन इस वक्त 9 से 10 हर दिन खरी के लेकर के हम आपके बीच रहेंगे। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच इस कार्यक्रम को पहुंचाइए। हमारी यही गुजारिश है आप लोगों से। असलम चिश्ती जी कह रहे हैं आप माफी ना मांगा करें, हम सब आप सब लोगों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। अखिलेश यादव हैं जो कह रहे हैं मेरी भूल, कमल का फूल, योगी सरकार फेल सरकार लिख रहे हैं। हमेशा सच बोलो बोल रहे हैं कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप भी अच्छे हैं, आप हम भी कतर में हैं, बिल्कुल कतर से देख रहे हैं हमेशा सच बोलो। तो ऐसे तमाम, रामकिशन भी गुड नाइट कह रहे हैं, जावेद इकबाल गुड इवनिंग कह रहे हैं, फिर नागिल राम गौड़ा, नागजी राम गौड़ा हैं, लखीना खातून हमारे साथ बनी हुई हैं, मनप्रीत इंडियन गुड नाइट कह रहे हैं। तो तमाम साथियों, अब इस कार्यक्रम को हम भी समाप्त करेंगे और आप लोगों को बहुत धन्यवाद फिर से देता हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। कल रात 9 बजे फिर हाजिर होऊंगा
दिन भर के, जैसा कहा कि दिन भर की खबरों के साथ, निचोड़ के साथ और उस पर विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कई वरिष्ठ पत्रकार और उनके साथ जुड़ेंगे आप। तब तक आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, शुभ रात्रि।